आप ये ऐप पे जाके, जिन्होंने नोट्स नहीं अभी तक लिए हैं वो नोट्स ले लो ऐप पे जाके। ये ऐसे टीचर एकेडमी का ऐप है आपका, यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर के भी सेकंड के पेपर के भी। इसके बाद आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें खत्म हो जाता है आपका। इससे बाहर पेपर बनेगा भी नहीं, पूरा पेपर आपका नोट्स में से आ जाएगा, इसलिए आप जो है ये नोट्स जाके वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक कर दो तुरंत जरा फटाफट से एक बार। हम्म। सब ठीक है सर। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। चलिए, देखो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है ये पैराग्राफ। तो पहले हम पैराग्राफ सॉल्व करेंगे और उसके बाद पेडागोजी वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे हम इसको पढ़ें तो राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से परिचित हैं। राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से परिचित हैं। इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। तीन रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया है ना, और बीच में श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, और नीचे जो है हरा रंग होता है। ठीक है, केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। और उसके बाद जो है शांति और सच्चाई का परिचालक है। हरा रंग जो है वो संपत्ता और खुशहाली का, संपत्ता, संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे गहरे नीले रंग का अशोक चक्र भी बना हुआ है भाई बीच में, अगर आप देखेंगे तो नीले रंग का, ये भी याद रखना है आपको कौन से रंग का है। नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। आप किसी भी समय उसको फहरा सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है। 24 घंटे उसको फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से और सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, यानी कि दिन में फहरा सकते थे, रात में झंडा फहराना अलाउड नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आप 24 घंटे झंडे को फहरा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। यानी रस्सी खींचते हैं हम और रस्सी से जो है ऊपर बांध देते हैं उसको, और फिर उसके बाद में उसमें फूल वगैरह भी हम बांधते हैं और फिर रस्सी से खींचते हैं तो वो फूल बिखरते हैं, है ना। अब और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है। तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसको? झंडा फहराना कहते हैं आप इसको। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है आपका। झंडा जो है वो आयताकार होना चाहिए, यानी इस तरह से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि झंडे को आपने चौकोर बना दिया, तो ये फ्लैग नहीं माना जाएगा आपका। आयताकार होना चाहिए, ठीक है। लंबाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये झंडे के बारे में यानी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, आपके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी डिटेल है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे उसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आ चुका है। नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए? चौकोर होना चाहिए, तिकोना होना चाहिए, आयताकार या गोल होना चाहिए? तो बताएंगे आप, कमेंट करके अपना आंसर लिखेंगे सब। चलो जल्दी से फटाफट से सब लोग जो है अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है जी। देखो तो अभी अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए भाई, आयताकार होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नीचे दिए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है? पहला ऑप्शन है सूर्योदय से सूर्य अस्त तक ही फहराया जा सकता है। दूसरा है सूर्योदय के बाद ही फहराया जा सकता है। तीसरा है दिन रात फहराया जा सकता है। और फोर्थ है केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। जी, 2011 से 24 तक का पीडीएफ डाल दीजिए हर सब्जेक्ट का, खुद से सॉल्व करेंगे। तो वो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, करेंगे उसको, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ तो उसको जो है मैं प्रिंट आउट निकलवा रहा हूँ उसका। आपका जो है 2011 से और 24 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2024 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर ये मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इसमें जो है आपको इसके लिए थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके टाइपिंग कराने में, इसको सब चीजें कराने में इसको जो है बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। और फिर इसको अपलोड करना, फिर ऐप पे रखना, वो उस पे भी इंटरनेट का खर्चा लगता है। आप सबको पता है कि चार्ज लगता है। जैसे आप नोट्स खरीदते हैं उस पे भी आपके 10 रुपए लगते हैं। सेम उसी तरह से हमें तो रोज रखना है उस पे प्ले स्टोर पे। तो उसके लिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। वो आप करने के लिए रेडी हैं? तो बताओ, यस लिखो।
कर सकते हैं आप थोड़ा सा पेमेंट इसके लिए। प्रीवियस पेपर आपको सारे मिल जाएंगे पीडीएफ में आपकी सारी अपलोड करके, विद आंसर की भी आपकी सारी उसमें डाल दूंगा। और पूरा जो है आपका सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, फर्स्ट पेपर के भी सेकंड के भी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, राष्ट्रीय ध्वज के संबंधों में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो दिन रात फहराया जा सकता है, ये परिवर्तन आया है। पहले जो है वो सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अभी जो है वो दिन रात आप फहरा सकते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस आ चुका है आपका सभी का, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। चलो तो अब ये भी बता दो मुझे कि कितना जो है इसके लिए हम पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम से कम जितना आप कहेंगे उतना कम से कम रखेंगे। इसके लिए कितना रखें हम, कि ज्यादा नहीं रखेंगे इसके लिए चार्ज, बस इतना ही कि जितने में खर्चा निकल जाए बस। मतलब इसमें इनकम वाला सोर्स नहीं चाहिए मुझे कि मुझे इससे इनकम करनी है, इनकम इनकम कुछ नहीं। बस खर्चा पूरा हो जाए इंटरनेट वगैरह का सारा, और जो बनाने का ऐप वगैरह का जो भी चीजें हैं, खर्चा निकल जाए बस, काम खत्म हो जाएगा इतने में हमारा। पास होने के लिए कुछ भी कर देंगे सर, पास होने के लिए सबसे ज्यादा तो मेहनत करो अगर कुछ करना है, सबसे ज्यादा तो मेहनत करनी है ना। ये 100 200 400 रुपए तो बहुत छोटी चीज है, इसको तो मैं मानता ही नहीं कि ये कोई बहुत चीज है ना। चलिए पहले इसका प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है भाई, हरा श्वेत नीला या केसरिया। देखो मैं सोच रहा हूँ कि आपका क्या रखें, लगभग 120 रुपए के आसपास रख देंगे आपका, है ना। इतना चार्ज तो चल जाएगा आपके। मतलब इसमें कितने क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके, फर्स्ट पेपर के मान के चलो आप, कम से कम मैं दूंगा आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर कम से दूंगा, कम से कम इसके अंदर रहेंगे। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पेपर के रहेंगे इसके अंदर कम से कम आपके 15, मान के चलो 15 से ज्यादा दूंगा मैं, कम नहीं दूंगा। क्योंकि आपके जो है एक साल में कई बार दो दो पेपर भी हुए हैं, तो उसके मिला के 15 से ऊपर हो जाएंगे। तो 20 मान लो आप, 20 पीडीएफ कम से कम इसकी रहेंगी। और इतनी ही कम से कम सेकंड पेपर की भी इतनी रहेंगी, है ना। सेकंड पेपर की भी इतनी रहेंगी आपकी। साइंस वालों की अलग रहेगी, एसएसटी वालों की अलग रहेगी, तो टोटल आपके बहुत सारे पीडीएफ, 40 50 पीडीएफ हो जाएंगी आपकी, तो उनको टाइप करने में सब चीजें में। तो इतना ठीक है आपका, ठीक है। हाँ जी, मैं रेडी हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। आप ही बताओ कमेंट करके कि इतना ठीक है ये, यस और नो। अगर यस है तो यस लिख दो, और नहीं है तो नो लिख दो। बताओ राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है भाई, केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है ना। यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ मुझे, चलो पहले इस पे ही थोड़ा सा डिस्कशन आपका पूरा कर लेते हैं। 100 रुपये, अच्छा। टेस्ट सीरीज तो अलग रहेगी, टेस्ट सीरीज का तो मतलब ही अलग होता है भाई, टेस्ट सीरीज का तो। मार्केट में तो मिलता है पीवाई की उसका बुक, पर उसमें जो है पुराने पेपर नहीं मिलते ना सारे। उसमें नए वाले मिल जाते हैं 3 4 सालों के, 2018 19 के। पुराने नहीं मिलते, सारे नहीं मिलते उसमें। और दूसरी बात, किताब महंगी भी तो है इससे ज्यादा। यस सारा वैसे काफी लोगों का, कुछ लोगों का नो भी है। गुड इवनिंग टीचर जी, जी गुड इवनिंग। एसएसटी की चाहिए। 120 एवरीडे देना, अरे नहीं नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार। एवरीडे नहीं, एवरीडे तो बहुत ज्यादा बैठ जाएगा आपका। कितना क्वेश्चंस मिलेगा, लगा लो क्वेश्चंस इसमें। 15 को 150 से गुणा कर लो, आप देखो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 सेट रहेंगे आपके, देख लो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। चलो एक काम करते हैं, 120 भी नहीं है, इसको और कम कर लेते हैं। इसको करते हैं हम केवल केवल 100 रुपीज, केवल 100 रुपए। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। चलो 1 रुपया और कम कर, 99 रुपीज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, 99 रुपीज। ओके, अब ठीक है ना। अब तो यस लिख दो। मार्केट में 400 रुपए का दे रहे हैं, 2011 से 24 तक का, हाँ। 400 से ऊपर में ही है, कम में तो कहीं नहीं है। आप तो बोले थे कि यूट्यूब पे सेट कर, यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं, मैंने यूट्यूब पे लिए मना ही नहीं करा आपको। ये तो जो पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं उनके लिए है, यूट्यूब पे तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, यस सर। ठीक है 99, ठीक है 100। 100 मतलब ये 99 एक ही मतलब हुआ फिर। ठीक है, ओके। बढ़िया।
यस सर, 200 या 300 रुपए का भी चलेगा। हाँ, आपके लिए चल जाएगा, पर मुझे सभी के बारे में सोचना पड़ेगा ना, सबको नहीं चलेगा। आंसर भी रहने दो उसी में ही। तो आंसर तो रहेंगे, बिना आंसर के करोगे क्या आप उसका? आंसर तो मिलेंगे साथ में आपको, आंसर के बिना कैसे काम चलेगा? ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये इस पे सपोर्ट राजी हैं इस पे, तो ये ठीक है आपका। इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं है ना। चलो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हरा रंग किसका परिचारक है भाई, ये बताओ। शांति का, समृद्धि, साहस या बलिदान? हरा रंग जो है किस चीज का प्रतीक होता है झंडे के अंदर, तो बताओ जल्दी से फटाफट। जी, चलो लिखो फटाफट से अपना आंसर। अब देखो यहाँ पे बात करें तो हरा रंग जो प्रतीक है वो है समृद्धि का। किसका? समृद्धि का, यानी समृद्धि मतलब होता है उन्नति यानी विकास, है ना, उन्नति का। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्वजारोपण की प्रक्रिया क्या है? पहला ऑप्शन है ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। दूसरा है खंबे पर बंधे ध्वज को खोलना। तीसरा है ध्वज को खंबे पर फूल डालकर बांधना। और डी है आपका खंबे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। हम्म। और वीडियो को लाइक भी करते रहो जरा, सब लोग जो है फटाफट से लाइक कर दो। हम्म। देखो, तो ध्वजारोपण जो हम करते हैं कब करते हैं, आप स्वतंत्रता दिवस पे करते हैं, तो ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, ये वाला तरीका उसमें अपनाया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका ठीक होगा। आप चाहें तो एक बार पैराग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ध्वजारोहण किया जाता है यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर उसको फहराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा आपको प्रश्न में ही। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस उदय, सूर्या प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे कमेंट में। चलो फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी। हम्म। चलो बढ़िया, आंसर लिखते रहो। देखो, सूर्योदय की जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य प्लस उदय, क्योंकि मूल शब्द सूर्य सूर्य ही होता है भाई, है ना। अब ये सूर्य या सूर्यो मूल शब्द तो होते नहीं है। अब इसमें सूर्य मूल शब्द है, लेकिन उदय ऐसा नहीं होता, उदय होता है छोटे ऊ से, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भिन्न है इनमें से? श्वेत, चक्र, केसरिया या हरा? तो बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है बाकी चीजों से। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर। देखो यहाँ पे हम बात करें तो चक्र जो है वो भिन्न शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बाकी जो है रंगों के नाम है। सफेद रंग होता है, केसरिया रंग होता है, हरा रंग होता है। चक्र रंग का नाम नहीं है, चक्र जो है अपने आप में एक चक्र अलग चीज है ना। तो ये रंग का नाम नहीं हुआ, इसलिए जो है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हो गुरुजी, कुछ टीचर लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिए हैं? ऐसा नहीं हो सकता, वो अगर करा भी रहे होंगे आपको तो वो ओरिजिनल नहीं होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है आपके, मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी कोई सॉल्व नहीं करा सकता आपको। जी। अब देखो यहाँ पे बात करें हम नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द कौन सा होगा? नियमानुसार, नियमानुसार या नियम अनुसार या नियम अनुसार? तो बताएंगे जरा, स्पेलिंग पढ़ के सही से बताओ भाई कौन सा सही लिखा गया है यहाँ पर। सर किस जगह पर पीडीएफ मिलेगी? ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐसे टीचर एकेडमी ऐप है आपका जो, उसी पे मिलेगी सब चीजें। यहाँ पे हम बात करें नियम के अनुसार वाले के लिए, अगर सही शब्द होगा तो वो होगा नियमानुसार, ठीक है। क्योंकि नियम प्लस अनुसार होता है आपका, जो इसकी संधि है, नियम प्लस अनुसार। तो ये हो जाता है आपका नियमानुसार, नियमानुसार। ये बड़े ओ की मात्रा नहीं होती इस पे, और आ को फिर अलग लिखेंगे नहीं आप, है ना।
और नियम में आ का डंडा लगाना पड़ेगा, तभी नियमानुसार पूरा हो पाएगा, आपकी मात्रा आ पाएगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है आपका, इनमें से बताओ। प्रत्यय कौन सा है इसमें जुड़ा हुआ शब्द में। कब से पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी दिवाली के बाद आपको। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। देखो यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय में, जो है वो है आपका ई है। और ई है जो होता है वो छोटी ई वाला होता है, बड़ी ई वाला नहीं होता है। ठीक है। तो ये होगा आपका राष्ट्र प्लस ई है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसमें बड़ी ई की ही मात्रा लगेगी भाई। मैं ये गलती कर रहा था अभी। छोटा नहीं बड़ा ही होता है, बड़ा वाला ही आएगा इसमें। ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है। राष्ट्रीय देखा जाए तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर जो है आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा, डी नहीं सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो है हम एक क्या करेंगे, कविता है एक छोटी सी, इसको पढ़ के और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी कविता है ये मोटिवेशन पे यानी साहस पे आधारित है। तो देखो कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि जो है आपको कह रहा है, मतलब सभी को संबोधित कर रहा है वो, हर व्यक्ति को, कि भाई तू कायर मत बन, चाहे कुछ भी बन, है ना। ठोकर मार पटक मत माथा, यानी कि पैरों से चाहे ठोकर मार चीज को, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन माथा मत पटक। ये मत कि माथा पकड़ के कि मेरी किस्मत खराब है, ऐसे बैठ गए रोने लगे हैं। तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना, मतलब अगर ले दे के जिंदगी गुजार के चले गए, बस ऐसी जैसे जिंदगी चल रही है काट कूट के चले गए, तो फिर क्या जिया, है ना। कब तक गम के आंसू पीना, कब तक जो है ऐसे चुपचाप बैठ के और निराश बैठ के जो है आप जो है अपना गम पीते रहेंगे। उठो और अपना काम में लगो, और साहसी तरीके से पूरी हिम्मत से पूरी शिद्दत से काम करो। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपनी किस्मत पर रोते हुए कायर बन के बैठे रहेंगे, वो काम नहीं चलेगा। मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। युगों तक मतलब लंबे समय तक। मानवता ने तुझको सींचा, यानी तू जो है मानव के, या मानव के रूप में पैदा हुआ है, अगर देखा जाए तो इस जन्म में जो आप पैदा हुए इंसान के रूप में पैदा हुए, यानी मानवता ने तुझे सींचा। बहा युगों तक खून पसीना, यानी कि जितना लंबे समय तक मेहनत करनी पड़े करो, मेहनत करना ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ ना करेगा तो क्या करेगा। अब अगर आप ये कहें कि यार मेरे किस्मत में ये नहीं है, तो फिर क्या करोगे बताओ। बैठे रहोगे आप हाथ पे हाथ धरे, या रोते रहोगे, या डिप्रेशन में चले जाओगे। मोटिवेशन है एक तरह से कि भाई कुछ तो कर, लेकिन कायर मत बन, बैठ मत चुपचाप होके। चाहे जो काम तुझे पसंद है वो कर, मेहनत कर उसमें लंबे समय तक। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ ना करेगा तो क्या करेगा, मतलब रोता रहेगा। क्रंदन मतलब रोना। कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, रोता रहेगा बैठ के। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य मनुज को, कष्ट कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, यानी अपना सब कुछ जो है मनुज को, अपना सब कुछ अर्पण कर। दुष्ट को आत्मसमर्पण मत कर। दुष्ट मतलब जो आपके अंदर का जो शैतान है। एक होता है ना, कहते हैं हम कि हमारे सबके अंदर एक शैतान होता है जो हमें मोटिवेशन से रोकता है, आलस देता है, हमें कुछ काम करने नहीं देता, जो हमारी निगेटिविटी है। उसको कह रहे हैं दुष्ट। कि अपने आप को बेकार मत करो, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको उपयोग में लाओ। कुछ भी बन, बस तू कायर मत बन। तो अब ये जो है देखेंगे इससे क्या प्रश्न बनाए हैं इसने, उस प्रश्न के हिसाब से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, कवि ने पाहन को किस संदर्भ में उपयोग किया है भाई। खुशियां भरने के, दुख देने के, बाधा ना डालने के, या मार्ग अवरुद्ध करने के। तो किस हिसाब से जो है इसको यूज किया है, देखो यहाँ है आपका तेरी राह रोकते पाहन। तो पाहन जो है वो किस अर्थ में यूज हुआ है भाई, बताएंगे जरा आप। किस अर्थ में यूज हुआ है बताओ। चलो जल्दी से लिखो फटाफट से अपना आंसर। देखो, तो पाहन का जो संदर्भ है वो है रुकावट पैदा करने वाला, यानी कि बाधा डालने वाला, मार्ग को रोकने वाला। अगर देखेंगे यहाँ देखो, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना। यानी तेरी राह जो है, जब तू अपने काम पे लगेगा या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा, तो जो रुकावटें हैं, पाहन में सारी चीजें आ गई, इंसान भी आएंगे,
स्थितियां भी आएंगी, गरीबी भी आएगी, पैसा भी आएगा, इमोशंस भी आएंगे, है ना, थकावट भी आएगी, बीमारियां भी आएंगी, सब चीजें आएंगी जो तेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी कि रहने दे, मत कर इस काम को, ये बेकार है, तुझसे नहीं होगा, ये सब चीजें। तो वाहन शब्द का जो है इस तरह से मार्ग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कविता, कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? परिश्रमी, कायर, साहसी या कोमल? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। हाँ जी। तो कवि के अनुसार क्या नहीं बनना भाई? आपको आपको कायर नहीं बनना है ना। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ये कवि बार बार कह रहा है। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? दुष्ट के, प्रकृति के, स्वयं के या मनुष्य के? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। हम्म। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना है? पैराग्राफ देखना चाहोगे? देखो, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, यानी दुष्ट को आत्मसमर्पण नहीं करना है। तो किसको नहीं करना है? दुष्ट को नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? अर्पण कर सर्वस्व मनुज को। दूसरा है आपका, कुछ भी बन, कायर मत बन। तीसरा है, ले देकर जीना क्या जीना। फोर्थ है आपका, कुछ ना करेगा तो क्या करेगा। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो लिखते रहो और वीडियो को लाइक भी करो भाई सब लोग जरा। 700 लाइक हमारे होने वाले हैं, 5 लाइक बच रहे हैं 700 होने में। तो कमेंट को नीचे करके एक बार वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। हम्म। अब देखो इसने क्या कहा, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, ये कौन सी लाइन का अर्थ है? ले देकर जीना भी क्या जीना, है ना। ले देकर जीना क्या जीना, इसका मतलब है कि समझौते से जीवन जिया। समझौता ही कर रहे हैं, अब देखा जाए तो ज्यादातर लोग समझौता ही करते हैं अपने जीवन में कि कम पैसा है तो छोड़ना, फिर यार खर्च कम कर देते हैं, कपड़े महंगे वाले नहीं पहनेंगे, वाइफ से भी कहेंगे ज्यादा ना श्रृंगार वगैरह कम किया कर, मेकअप का तेरा बहुत खर्चा हो रहा है ना, कम, थोड़ा कम। बच्चों के लिए भी, अरे यार छोड़ो इसको, क्या हाई फाई स्कूल में डालना, अपने सरकारी स्कूल में डालते हैं या फिर अपने प्राइमरी जो पड़ोस का स्कूल है वहां डाल देते हैं। महंगी गाड़ी नहीं लेते, छोटी ले लेते हैं। तो सब लोग समझौता ही कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान ये कोशिश नहीं करता कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकूं, यानी मैं मेहनत करके एक बड़ा आदमी कैसे बन सकूं। तो मेहनत करके बड़ा बनो भाई, अच्छे पैसे कमाओ, है ना, ले देकर जीना क्या जीना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय क्या है? मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानव द्वारा सिंचाई करना, और फोर्थ है आपका, मानवता में विश्वास। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। चलो जल्दी से लिखो फटाफट से अपना आंसर। हम्म। नोट्स के प्रिंट आउट कैसे निकलेगा भाई? डाउनलोड कर लो उसको, निकल जाएगा वहां से, ऐप से ही करो उसको। अब देखो, मानवता ने तुझको सींचा, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर क्या है? मानवीय गुण है, आपके अंदर मनुष्य के गुण है। मानवीय गुणों का पोषण है आपके अंदर, शरीर में, आपके मन में। मानवता का अभाव तो नहीं है। मानव द्वारा सिंचाई करना तो खेती करना हो गया एक तरह से। मानवता में विश्वास होना एक अलग बात है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, विश्वास दूसरे पे किया जाता है। यहाँ पे बात चल रही है कि आपके अंदर जो गुण है। नेक्स्ट है आपका, कातर का अर्थ क्या है? संकोच, निर्लज, भयाकुल या अविश्वास? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से बताओ, एक बार आप देखना चाहते हैं पैराग्राफ को, कातर शब्द कहाँ आया था, क्योंकि पैराग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। देखो ये रहा आपका, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, यानी सिर्फ रोता रहेगा। कातर क्रंदन, तो कातर का मतलब बताओ यहाँ पे क्या है आपका, बताओ। जी देखो, तो यहाँ पे मतलब है इसका भयाकुल, भय से, डर करके। कातर मतलब कायर से ही रिलेटेड है ये भी। कायर होता है डरपोक, और कातर होता है जो भय से डरा हुआ हो।
यानी डर के मारे रोता रहेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेगा मतलब कातर क्रंदन, मतलब डर के मारे रोता रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरे नंबर पे दिया है, ऑप्शन डी है, ये ध्यान रखना, डी वाला ऑप्शन ऊपर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आती है पेडागोजी आपकी। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेश अनुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? पहला है परामर्श कोश, दूसरा समग्र भौतिक प्रक्रिया, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम और फोर्थ है आपका मानवीय उपागम। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आप। चलो जल्दी से फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, लिखो जल्दी से अपना आंसर। देखो यहाँ पे हम बात करें तो कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है भाई, और आदेश और निर्देश दे रही है, यानी कि आदेश मतलब ऑर्डर देना और निर्देश मतलब कैसे काम को करना है ये बताना, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन देना कि किस तरह से आप काम को करेंगे, जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस कर सके बच्चे, तो बच्चे तो क्रिया कर रहे हैं और टीचर जो है वो आपको निर्देश दे रही है। तो कौन सा उपागम हो गया? परामर्श कोश। कोश तो वो होता है जो शब्दावली से रिलेटेड हो। मानवीय उपागम ये है ही नहीं, मानव से इसका कोई लेना देना नहीं। बातचीत हो रही है यहाँ पर, बातचीत भी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो संप्रेषणात्मक उपागम तब होता है जब बातचीत होती है। तो यहाँ पे समग्र भौतिक प्रक्रिया होगी। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में क्रिया होना बहुत जरूरी है भाषा के साथ साथ, तो निष्पादन का अर्थ यहाँ पे क्रिया ही है, बच्चे यहाँ पे क्रिया करेंगे। तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रीतु चाहती है कि उसके उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? पहला है वर्तनी और पठन, दूसरा है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, तीसरा है लेखन और श्रवण, फोर्थ है आपका समानार्थी और विपरीतार्थी। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, रीतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें। अब वो आपको जो है लिखना सही तरीके से है, यानी कि अक्षरों की बनावट हो जाएगी, शब्द रचना के किन तत्वों के को समझने की जरूरत है। तो शब्द रचना ही आनी चाहिए सबसे पहले तो आपको, है ना। तो समानार्थी से तो इसका लेना देना है नहीं, समानार्थी विपरीतार्थी, ये तो कॉन्सेप्ट की बात है, लेखन की बात नहीं है। क्योंकि समानार्थी या विपरीतार्थी तो बोल के भी हो जाएंगे, लिख के जरूरी थोड़ा है। फिलहाल इसमें शब्द शब्द संरचना वाली बात नहीं होती, इसमें बात होती है अर्थ की। लेखन और श्रवण, लेखन आ जाएगा लेकिन श्रवण नहीं आएगा, इसमें श्रवण नहीं आएगा आपका। अब इसमें बात हो रही है लेखन की, तो इसमें पठन नहीं आएगा आपका, वर्तनी और पठन। तो शब्द संरचना के लिए जरूरी है आपको संयुक्तिकरण। संयुक्तिकरण क्या है आपका? जोड़ना, यानी अक्षरों को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये है, ये है, ये है। अब इनको संयुक्त रूप में कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना है। अगर आपने इसको संयुक्त रूप में लिख दिया तो ये अक्षर बन जाएगा, है ना। इसको दूसरे संयुक्त रूप में लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। तो रूपांतरण मतलब कैसे उसको कौन से रूप में बदलना है, कैसे उसको लिखना है। संयुक्तिकरण का मतलब यही है कि आप उसको कैसे सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे, व्यवस्थित व्यवस्थित रूप में। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अनिका अपने विद्यार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना कर सकें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, दूसरा है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, तीसरा है आपका अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, फोर्थ है आपका अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। चलो जल्दी जल्दी लिखो भाई अपना आंसर। और वीडियो को लाइक भी तो कर दो भाई, 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये 400 लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलो अच्छे बच्चों की तरह कमेंट को नीचे करो तुरंत और लाइक करके आओ, फटाफट करो जल्दी से।
तभी अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। जल्दी लाइक करके आओ, 400 बच्चे हैं जो नहीं करा जिन्होंने। अब देखो यहाँ पे कहा, अनिका अपने विद्यार्थियों को हमेशा ये मदद करती है कि अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़ना है। आप यानी कि आप जो भाषा सिखा रहे हैं, उस भाषा को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक करना है। तो अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, पुनर्बलन तो वैसे भी हमारा गलत ही होता है। अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों के साथ में आप संबद्ध कर रहे हैं। तो किस चीज में मदद मिलेगी बच्चे को? जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक करना है, उस कॉन्सेप्ट में मदद मिलेगी। क्योंकि यही हो रहा है यहाँ पे, है ना? अन्य शब्दों को भी, अन्य विषयों के शब्दों को भी अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही होगा। अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, नहीं। शब्द संपदा याद करवाना, नहीं। याद करना वैसे भी आपका गलत होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है? पहला है संवाद लेखन क्षमता विकसित करना। दूसरा है नाटक पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। फोर्थ है आपका अभिनय के गुण को विकसित करना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? चलो जल्दी से लिखेंगे। सब लोग अपना आंसर लिखो फटाफट से। हाँ जी, तो क्या कहा उसने? ड्रामा सिखा रहा है भाई वो, है ना? बच्चों को ड्रामा सिखा रहा है। तो ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस चीज में मदद कर रहा है? संवाद लेखन में। देखो ड्रामे में लेखन नहीं होता, संप्रेषण होता है। ड्रामे में बातचीत होती है, बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, पढ़ा भी नहीं जाता भाई उसमें, लिखना और पढ़ना नहीं आएगा। संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित होगी, ये आंसर आपका राइट जाएगा। अभिनय के गुण को विकसित करना। तो एक बात बताओ, हमारा उद्देश्य बच्चों को एक्टिंग सिखाना है या भाषा? हमारा उद्देश्य बच्चे को एक्टिंग सिखाना है या कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना सिखाना है? क्या उद्देश्य है हमारा? हमारा उद्देश्य भाषा सिखाना, एक्टिंग सिखाना नहीं है। एक्टिंग या ड्रामा तो हम एक मेथड के रूप में ले रहे हैं कि भाई हमने ड्रामा मेथड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेन उद्देश्य है कि बच्चा बातचीत करना सीखे। और उसको दक्षता तभी आएगी, मतलब कि किस सिचुएशन में किस तरह से बात होती है। तो ड्रामे में क्या होता है, सिचुएशंस होती हैं, कहीं पे तेज बोलना है, कहीं पे गुस्से में बोलना है, कहीं पे प्यार से बोलना है। तो वो चीजें बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक या रचनात्मक? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? चलो तुरंत अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर। मीनिंग ऑफ संप्रेषण, पूनम? अरे कन्वर्सेशन बताया, तो कन्वर्सेशन को ही हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। हाँ जी, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर? जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर। देखो बात करें यहाँ पर हम, सुजाता अपने विद्यार्थियों को सिखा रही है वाक्य संरचना, और ड्रिल की विकल्प सूची का इस्तेमाल कर रही है। ड्रिल मतलब अभ्यास, यानी कि अभ्यास भी करा रही है साथ साथ, तो है ना? तो कौन सा उपागम हो गया आपका? व्याकरण की तो बात है नहीं यहाँ पे, तो व्याकरण नहीं आएगा। बातचीत नहीं हो रही, तो आपका संप्रेषण भी नहीं आएगा। अब रचनात्मक उपागम है या संरचनात्मक उपागम है? बात है वाक्य संरचना की, तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। रचनात्मक बड़ी चीज है, संरचनात्मक छोटी चीज है। हालांकि वाक्य सेंटेंस में ये बड़ा है दिखने में, लेकिन दिक्कत क्या है कि रचनात्मक का मतलब होता है करके सीखना। यानी कि बच्चा जो है वो एक्टिव है। अब वो किस चीज में एक्टिव है ये भी कंफर्म नहीं है, सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। यानी इसके अंदर होती है गतिविधि, इसके अंदर होता है ज्ञान का निर्माण, इसके अंदर होता है ज्ञान का निर्माण। लेकिन संरचना का अंदर आती है भाषा की बारीकियां, भाषा की बारीकियां, जिसके अंदर आपको ये सीखना है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है, सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बोलना है,
कहाँ पे क्या बात करनी है, ये सारी चीजें संरचना के अंदर आती है। वाक्य सिस्टमेटिक होना चाहिए आपका, मतलब कर्ता पहले आएगा, फिर क्रिया, फिर सब चीजें इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है, संरचनात्मक उपागम उसमें आएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? पहला है विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहना, वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। दूसरा है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। तीसरा है विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। और डी है विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो तुरंत अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो जी फटाफट लिखो। तो क्या पूछा आपसे, आपको क्या सिखाना है? शब्द भंडार का महत्व को समझाना है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करना और वाक्य बनाने के लिए कहना। ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं होता, ये है अभ्यास। ये शब्द का अभ्यास है, ना कि शब्द को समझना। विद्यार्थी को दिए गए संदर्भ के आधार पर, संदर्भ के आधार पर पॉजिटिव चीज है भाई। शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहना बहुत बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। हमेशा जब शब्द या वाक्य पढ़ने की बात आएगी तो अनुमान लगाना उसमें सबसे नंबर वन पे आएगा। और इसमें संदर्भ के अनुसार जब बच्चा अनुमान लगाता है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है, तो वो चीजें उसको लंबे समय तक याद रहती हैं और कनेक्शन जल्दी बनता है। तो हमेशा जब भी शब्दावली की बात आए तो संदर्भ में, उसके साथ साथ व्याकरण की बात आए तो भी संदर्भ में सिखाओ। व्याकरणिक नियम भी संदर्भ के आधार पर ही आप सिखाते हैं। विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाना और उसके अर्थ याद करने को कहना, तो ये तो रट्टा मारना हो गया। आपको शब्द अर्थ याद करते रहेंगे आप, नई चीज उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, सिर्फ रट लेंगे आप उसको। यहाँ कह रहे हैं डिक्शनरी का इस्तेमाल करो, तो डिक्शनरी के इस्तेमाल से भी क्या होता है, याद किया जाता है, ना कि कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा बेस्ट है आपका। नेक्स्ट है, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है? पहला है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। दूसरा है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। तीसरा है किसी एक भाषा को समझना। फोर्थ है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। बट सर अनुमान हम समझे नहीं। हाँ तो अनुमान का मतलब यही है, आप समझ गए ना, आप तो अनुमान का मतलब है अंदाजा लगाना। यूजीसी नेट के लिए एक ही वीडियो है दूसरे चैनल पर। तैयारी के लिए कोई, हाँ तो अभी वो चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी उस पे क्लासेस चलना कुछ दिन के बाद स्टार्ट होंगी। क्योंकि अभी हमारा स्टूडियो तैयार हो रहा है, उस चैनल के लिए नया स्टूडियो बना रहे हैं, तब वहां से जो है उस पे क्लासेस चला करेंगी। ठीक है। अब देखो चॉम्स्की ने जो कहा है भाषा अर्जन उपकरण, एलएडी जिसको कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है इसका? इसका यूज है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। सार्वभौमिक व्याकरण होता है आपका जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक होता है स्कूल वाला व्याकरण जो कि लिखित होता है, वो उसे छोड़ दो। आप अपने घर पे, समाज में, अपने पड़ोस में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसका भी एक व्याकरण होता है कि आप किस तरह से कहाँ पे कौन सी बात कहेंगे। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वो भी तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन से व्याकरण का यूज कर रहे हैं, सार्वभौमिक व्याकरण का। तो ये डेली लाइफ वाला व्याकरण होता है आपका। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भाषा अर्जन करने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रेखा कक्षा एक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, या फिर अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, या विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने की मदद कर सीखने में मदद कर रही है। फोर्थ है आपका अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे।
जी। नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, नोट्स का नेहा जी, मैं चेक कर लूंगा, आप मुझे मैसेज डाल देना ऐप पे, तो मैं आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो 900 लाइक्स हमारे होने वाले हैं भाई, 2-3 लाइक की कमी बच रही है, तो जरा कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो सब लोग एक बार, जल्दी से। जिसने लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दो फटाफट से। सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक होता है यूनिवर्सल, मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। यूनिवर्सल जिसको कहते हैं ना, जो सभी के लिए हो, है ना, जो सभी के लिए हो, यानी कि ऐसा व्याकरण जो सारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के। अब देखो यहाँ पे बात करें, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। पहले वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर उनका नाम बताती है, यानी कि शब्दों को चित्रों के साथ लिंक किया जा रहा है, शब्दों को किसी वास्तविक चीज के साथ में लिंक किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई साहब, विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद हो रही है। रुचिकर बनाने के लिए और भी बहुत सारे काम है। और चित्रकारी का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि चित्र जो है उसने खुद थोड़ी बनाए हैं, हो सकता है प्रिंटेड कराए हो चित्र। चित्र चित्रकारी सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। भाषा की कक्षा में चित्रों को नाम से इसलिए जोड़ रहे हैं, जैसे आपकी किताब आती है छोटे बच्चों की, तो आ से अनार, तो अनार लिखा नहीं होता, अनार बना होता है उस पे। ऊ से उल्लू, तो उल्लू का फोटो लगा होता है वहां पे। तो क्या क्यों है वो फोटो? वो चित्र इसलिए है ताकि उस शब्द से उस चित्र का लिंक बन जाए और बच्चा उस शब्द को लंबे समय तक याद रख सके। तो बच्चे को नए शब्द सीखने में मदद मिल रही है, ठीक है। पढ़ना इसमें आएगा नहीं, क्योंकि पढ़ना बाद की चीज है भाई। अभी आप सिर्फ शब्द सिखा रहे हैं, पढ़ना जो है वो एक अलग चीज है, वो बड़ी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? प्याजे, वाटसन, स्किनर या चॉम्स्की? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखो सब लोग। आई एम न्यू स्टूडेंट कंचन, चलिए स्वागत है आप सबका भाई। कौन कौन है न्यू स्टूडेंट, आज बताना जरा, न्यू स्टूडेंट कौन कौन आए हैं। देखो, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसने दी है? चॉम्स्की ने दी है भाई, ये अभी पिछले क्वेश्चंस में ही आ ही गया था आपका, है ना, वहीं से आपको मिल जाएगा इसका आंसर भी। चॉम्स्की ने ही एलएडी की बारे में बात की है। नेक्स्ट है, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। तो निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। दूसरा है, अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक, सॉरी पाठ का शीर्षक बता रही है। तीसरा है, अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील कर रही है। फोर्थ है, अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाएगी। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। चलो जल्दी से लिखो फटाफट से अपना आंसर। जी। मी आई सब्सक्राइब टुडे, अच्छा आज ही चैनल सब्सक्राइब किया है आपने। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, खामोश गर्ल, अच्छा। एक कुमारी पूनम है, अच्छा। चलिए संगीता, शाहनवाज। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कभी भूल जाओ, है ना। क्योंकि अब आपको सीटेट पास करना है, तो ऐसे टीचर एकेडमी पे तो आना पड़ेगा। तो इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। जी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा आपसे। इसने कहा, जब आप चीता चीता कविता पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो गायन करवाने से पहले क्या कर रहे हैं? आप चीते पे चर्चा कर रहे हैं, यानी उस जो कॉन्सेप्ट है पाठ का, उस कॉन्सेप्ट पे पहले कर रहे हैं डिस्कशन। तो डिस्कशन किस लिए किया जाता है? आपके पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए। जैसे मैं भी यहाँ पे कई बार ऐसा करता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई नया पार्ट स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल जीन प्याजे पढ़ा था। परसों हमने वाइगोत्स्की पढ़ा था, तो वाइगोत्स्की और जीन प्याजे दोनों की किस पे थे? संज्ञानात्मक पे आधारित थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कॉलबर्ग। तो मैं हमेशा आपके पिछले ज्ञान को एक्टिव करता हूँ, तब नए नए ज्ञान की। तो सेम वही चीज है। चीते के बारे में अगर आप बातचीत करेंगे, तो बच्चे भी अपना अपना नजरिया बता पाएंगे। और अगर उन्होंने कहीं पे चीते को देखा है, चाहे वो चिड़ियाघर में देखा हो या कभी फोटो देखा होगा चीते का, तो वो भी आपको अपने अनुभव बता पाएंगे, हाँ हाँ मैम मैंने जो है चीता देखा था, चीता जो है दहाड़ता है वैसे वैसे। तो बच्चे के अपने जो ज्ञान होगा ना, पूर्व ज्ञान, वो सारा एक एक्टिव हो जाएगा, और तब जो नई चीज आप सिखाएंगे वो बच्चे पूरी अटेंशन के साथ में और खुशी खुशी सीखेंगे। ठीक है। तो आपका जो उद्देश्य है, वो है पूर्व ज्ञान को क्रियाशील करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन सूची यानी विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल होती है? व्याकरण में, कविता में, शब्दार्थ में या रचनात्मकता में? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। हाँ जी, चलो। जी, तो विकल्प सूची सूची का इस्तेमाल होगा आपका व्याकरण पढ़ाने में। कविता को गा के पढ़ाएंगे आप, शब्द अर्थ संदर्भ में पढ़ाएंगे आप, और बाकी रचनात्मकता जो होती है ये तो आपकी क्या है, क्रिएटिविटी है, नई चीजें सीखने के लिए एक्टिविटी होगी इसमें। व्याकरण को ही आप विकल्प सूची के साथ में पढ़ा सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, और बाकी जो है एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं आप रूल्स की, नियम का आधार पे आप इसको बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट है आपका जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, व्याकरण अनुवाद विधि, मौन विधि या परामर्श कोश? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखेंगे फटाफट से अपना आंसर। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, इसने कहा जो बच्चे प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं यानी अंग्रेजी वो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड से अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, ना उनके पूर्वजों ने अंग्रेजी पढ़ी है। वो बच्चे पहली बार अंग्रेजी पढ़ने आए हैं। तो आप क्या करें, अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसी शब्द सूची जिसमें उनकी भाषा भी शामिल हो, उनकी मातृभाषा हो, और फिर वो वर्ड मीनिंग हो। यानी जैसे कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश का वर्ड हो और इंग्लिश के बाद उसका जो अर्थ हो वो उनकी भाषा में हो। तो ये कौन सी विधि है? ये व्याकरण अनुवाद विधि है। इसमें अनुवाद का सहारा लिया जा रहा है, एक्टिविटी नहीं हो रही है इसमें, चुप भी नहीं है बच्चा मौन रूप से, परामर्श भी नहीं है। इसमें जो है अपनी मातृभाषा में अनुवाद किया जा रहा है, वही शब्द सूची है, तो अनुवाद विधि हो जाएगी यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? सस्वर वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन वाचन या फिर मौन पठन या चित्र संयोजन? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। तो इसने कहा आप किसका शिक्षण करवा रहे हैं भाई, नाटक का शिक्षण करा रहे हैं, तो रोमी किस विधि का इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चे नाटक में आनंद ले? भूमिका निर्वाह, क्योंकि नाटक को जब आप पढ़ाएंगे तो रोल प्ले के माध्यम माध्यम से ही पढ़ाएंगे। भूमिका निर्वाह कहते हैं रोल प्ले को, ठीक है, जिसमें बच्चे को पात्र दे दिए जाते हैं यानी कैरेक्टर दे दिए जाते हैं और बच्चे एक्टिंग करते हैं उस कैरेक्टर की। सस्वर वाचन तो केवल किताब को पढ़ना है, सस्वर वाचन तो किताब पढ़ी जाती है आपकी। मौन पठन में भी किताब पढ़ी जाती है आपकी, इसमें कोई नाटक उद्देश्य नहीं होगा। चित्र इकट्ठा करना, तो ये चित्रावली हो जाएगी, ये तो क्रिएटिविटी हो जाएगी, इसमें भी कोई एक्टिंग नहीं है, नाटक नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? श्रवण के, वाचन के, पठन के या लेखन के? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आप। सर आज किस ग्रह से क्वेश्चंस लिए हैं? अच्छा जी, जब रोज तो ये कहते हो कि पुराने क्वेश्चन मतलब नए क्वेश्चन लाओ सर जी, मुश्किल क्वेश्चन लेके आओ, हार्ड क्वेश्चन लेके आओ। ये तो मुश्किल भी नहीं है, ये तो नॉर्मल से ही थे, आज ही आपको हार्ड लगने लग गए। ये तो देखो इसमें तो आप बच्चा भी बता देगा, है ना, 5 साल का बच्चा भी। सरसरी तौर पे पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, पठन के प्रकार है ना। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? पहला है पत्र का गलत प्रारूप, दूसरा है विराम चिन्ह की त्रुटियां,
तीसरा है सस्वर शैली यानी लहजे की त्रुटि, और डी है आपका वर्तनी की त्रुटि। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। आज बहुत टफ लग रहा है। अच्छा जी, टफ है नहीं वैसे इतना कुछ। सर जी इबारती सवाल क्या होता है बताइए, और मैं ठहरा पुराना स्टूडेंट। इबारती वो होते हैं जो, जिसका एक वो होती है, मतलब इबारती प्रश्न उसको कहते हैं जिसमें कथन होता है एक, जो बोल करके पूरा लिखित में पढ़ा जाता है। एक होते हैं, देखो मैं बता ही देता हूँ आपको। एक प्रश्न है ये आपका, अब ये तो है आपका कैलकुलेशन, ये इबारती नहीं है, ये संक्रियात्मक प्रश्न है आपका, ठीक है, संक्रिया वाला प्रश्न है आपका। एक होता है आपका प्रश्न, जैसे एक प्रश्न